हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 167 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 168 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपको इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में वर्णित भौगोलिक विस्तार लिखिए तथा वैदिक युग की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, ऋग्वेद में वैदिक काल से संबंधित 23 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें एक बार गंगा, 3 बार यमुना और दर्जन बार सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। अतः हमें इससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार आधुनिक भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य भारत में गंगा यमुना दोआब तक था। वैदिक ग्रंथों वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ आदि में वैदिक युग की सामाजिक स्थिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें वर्णित वैदिक समाज की विशेषताएं। वैदिक समाज में 3 संस्थाओं सभा, समिति और विधाता का प्रचलन था। सभा समिति में यहाँ पे विधाता नहीं आएगा, चलो हम बाद में आपको बताएंगे क्या आपको करेक्शन करना है। सभा समिति में महिलाओं को भाग लेने की छूट प्रदान थी। कर्मकांडों का जिक्र नहीं मिलता। अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी, हालांकि कृषि कार्य गौण अवस्था में थे। गाय को मुख्य संपत्ति माना जाता था और इसके लिए आपसी संघर्षों का जिक्र भी मिलता है। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था। समाज पुरुष प्रधान प्रणाली पर आधारित था, हालांकि महिलाओं को भी कुछ अधिकार प्राप्त थे। लेकिन इन सब खूबियों के इतर भी समाज में कुछ कुरीतियाँ भी थी। जैसे आर्य अपने आप को यहाँ के मूल निवासियों से सर्वश्रेष्ठ समझते थे। नस्ली भेदभाव के साक्ष्य मिलते हैं। समाज मुख्यतः 2 वर्गों में बटा हुआ था, पहला ब्राह्मण वर्ग और दूसरा योद्धा वर्ग, और अन्य को अछूत माना जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि भले ही कुछ स्तर पर भेदभाव जैसी समस्याएं रही हों, लेकिन वैदिक समाज अपने उत्तरवर्ती समाजों की अपेक्षा कहीं बेहतर था, जिसमें वैदिक कर्मकांडों, महिलाओं की दयनीय स्थिति आदि जैसी समस्याओं का अभाव रहा। देखो, इस प्रश्न में ना काफ़ी सारे एस्पायरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे हम आपको इसमें बताएंगे, बट हम आपको पहले 1-2 करेक्शन कर देते हैं। जो आपने यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना, विधाता, विधाता नहीं है, यहाँ पे विदत है। सभा, समिति और विदत नाम की 3 संस्थाएं हुआ करती थी। क्लियर? अब हम आपको पहले प्रश्न को इनकोड कर दें, और जब इनकोड कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपके उत्तर में क्या क्या कमियां हैं। तो आप पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा? वैदिक ग्रंथों में। जब भी हम देखो वैदिक काल की बात करते हैं ना, तो वैदिक काल का मतलब ही होता है कि आपका 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का टाइम पीरियड, अर्थात ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का मिक्सअप है वैदिक काल। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि आपसे पूछा है इसका भौगोलिक विस्तार। आपसे नदियों का जिक्र नहीं पूछा है। जब आप भौगोलिक विस्तार बताते हैं और उस भौगोलिक विस्तार के शब्दों का आप जिक्र करते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप नदियाँ उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि आपसे पूछा है कि भौगोलिक विस्तार क्या था, तो आप हमेशा ऋग्वेद में पढ़ते हो कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव क्षेत्र का था। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब कि 5 सिंधु की नदियाँ और 2 सरस्वती और घग्गर। क्लियर? इस एरिया को माना जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें आप कई सारी नदियों का नाम सुनते हो, चाहे कुंभा हो, चाहे सुवास्ती हो, चाहे क्रमु हो, चाहे गोमती हो, मतलब गोमल, आज की गोमती ये वाली नदी नहीं, गोमल जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? चाहे सतुद्री हो, मतलब सतलज, चाहे विपासा हो, चाहे व्यास, चाहे परुश्रणी हो उस समय की, और वितस्ता मतलब झेलम। ये सारी नदियों की यहाँ पे बात आती है। क्लियर? अब जब इतनी नदियों की ये बात आती है तो आपको इनको मेंशन करना है। आपको ये नहीं बताना है कि किस नदियों की उपयोगिता थी और किन नदियों की उपयोगिता नहीं थी, और किन नदियों का कितनी बार जिक्र हुआ है, किन नदियों का जिक्र नहीं हुआ है।
आप ये बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल से ऋग्वैदिक ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, किंतु अब आगे आप बताएंगे, किंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते विदित मानव की कथा से, विदित मानव एक कथा उसमें आपको मिलेगी कि विदित माधव क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने मुख से अग्नि का विस्तार किया पूर्व की ओर। अब आप बताओ, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश हैं, विदित मानो यहाँ पर खड़े हैं, क्लियर। ये विदित मानो यहाँ पे, एक मिनट रुको, कि ये आपका मान लो सप्त सैंधव प्रदेश है और विदित मानो यहाँ पे खड़े हैं, क्लियर। इनसे कहा गया कि आपको पूर्व की ओर अग्नि प्रवाहित करनी है, तो ये पूर्व हो गया, अर्थात सिंध के पूरब की ओर, यानी कि गंगा यमुना के दोआब की ओर। तो ये अग्नि मुंह से निकालते हैं, ठीक है। और इनकी अग्नि कहाँ तक जाती है, इनकी अग्नि गंडक रिवर तक जाती है। और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी अग्नि के दम पर सदा नीरा नदी को सुखा नहीं पाए, बल्कि इतने सारे जंगलों को जरूर साफ कर दिया। कहने का यहाँ से क्या मतलब निकल रहा, इस कथा और इस कहानी से भौगोलिक विस्तार का क्या पता चल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में शुरुआत में आर्य तो सप्त सैंधव प्रदेश तक सीमित थे, किंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये गंगा यमुना के दोआब तक सीमित हो गए। और हम ये भी देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, मध्य प्रदेश, दक्षिणापथ आदि कई सारे समस्त भागों की हमें जानकारी मिलती है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वास्तव में विंध्य के उत्तर तक, विंध्य मतलब जो दक्कन को और नॉर्थ को तोड़ती है बीच से, विंध्य पर्वतमाला के उत्तर तक यानी कि ऊपर तक की इनको पूरी जानकारी थी, अर्थात अफगानिस्तान से लेके गंगा यमुना के दोआब यानी कि गंडक तक इनका मूल निवास स्थान था। समझ गए। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है, आपको ये लिखना है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर अंक को और अच्छे से प्राप्त करना चाहें तो मैप बना दें, और मैप में यहाँ पे पहले दिखा दें सप्त सैंधव प्रदेश जो सिंध नदी तक का एरिया था, क्लियर। और वो उसको हाईलाइट कर दें, मतलब ऐसे डार्क कर दें कि ये ऋग्वैदिक काल का है, और फिर उत्तर वैदिक काल में और बड़ा करके उसको गंगा यमुना के दोआब तक ले जाएं और दिखा दें ये ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त ये है। आप लोगों में से जब वो पढ़ते हो रामायण के बारे में, कांड आता है लवकुश कांड, तो लवकुश कांड में जब लवकुश जाते हैं प्रभु श्री राम के दरबार में, तो उस समय वो चौपाइयाँ पढ़ते हैं प्रभु श्री राम की प्रशंसा में। तो उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे हम कथा सुनाते प्रभु श्री राम की। तो ये क्यों है, ये वास्तव में यही नाम है कि आर्यावर्ते भरत खंडे भारतवर्षे। तो ये आपको यहाँ पे जिक्र करना है। अब आपको रामायण की कहानी नहीं बतानी है, आपको इन नामों का उल्लेख करना है। अब आपने जब इन नामों का उल्लेख कर दिया, क्लियर। अब आपको दूसरे पार्ट की ओर जाना है प्रश्न के। दूसरा पार्ट क्या है कि वैदिक युग की सामाजिक स्थिति, मतलब इसमें भी आपको देखो फंसा रहा है कि आपको ऋग्वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की दोनों की सामाजिक व्यवस्था को एक साथ सिंक्रोनाइज करके लिखना है। समझ गए। तो आप जानते हो कि वैदिक काल का जो जीवन था, अर्थात ऋग्वैदिक काल का जो जीवन था, उसमें वर्ण व्यवस्था उतनी जटिल नहीं थी उसमें कर्मकांड उतने प्रमुख नहीं थे। समझ गए। उसमें लोगों का जीवन काफ़ी अच्छा था और वो उस समय यज्ञ पर निर्भर होते थे, अर्थात वो प्रकृति पूजा करते थे। अर्थात आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो अन्नदा वरदा और सुखदा की कामना करते थे। वो इंद्र मित्र वरुण नासत्य की पूजा करते थे। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि हम कई सारे वहाँ शब्द देखते हैं, चाहे दुहित्री हो, ठीक है, चाहे गाय को लेकर हो। इन सारे शब्दों से हमें ये पता चलता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी उच्च थी। और ये भी माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो वास्तव में पशुपालन पर आधारित था, इसलिए वहाँ का समाज कुछ हद तक मात्र सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं के हाथ में सत्ता की बागडोर होती थी। किंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञों की प्रधानता और जटिलताओं ने वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड को काफ़ी जटिल बना दिया, जिससे वर्ण व्यवस्था जन्म कर्म के आधार पर अब जन्म आधारित हो गई। आप ऋग्वैदिक काल में एक
कहानी पढ़ते हो कि उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे जो पिता हैं वो वैद्य हैं, मेरी माता हैं जो चक्की चलाती हैं और हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। कवि का मतलब क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, पिता वैद्य का मतलब क्या, वो डॉक्टरी का काम करते हैं मतलब सर्विस करते हैं, और जो मेरी माता चक्की चलाती हैं वो क्या है, वैश्य हैं मतलब इकोनॉमी चलाती हैं। मतलब ये सारे के सारे वर्ण एक साथ एक ही घर में रहते थे, जीविकोपार्जन करते थे। बट उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसमें जटिलताएं विद्यमान हो गई। आपको ऐसे ये बताना है। और जब भी आप देखो समाज पढ़ते हो तो समाज में आपको 7 पॉइंट पढ़ने होते हैं। समाज में आपको 7 पॉइंट पढ़ने होते हैं कि महिला की स्थिति क्या है, पुरुष की स्थिति क्या है, परिवार रूपी संस्था कैसी है, खेलकूद के उनके साधन क्या हैं, उनके धर्म कैसा है उनका। क्लियर, ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, उनके रीति रिवाज कैसे हैं। सातवां पॉइंट उनका व्यवसाय कैसा है। और आठवां पॉइंट उनका आता है कि उस समय उनकी जो पारिवारिक सत्ता है वो कैसी है। क्लियर, तो आपको ऐसे यहाँ पे जिक्र करना है। बाकी हम एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस जब करेंगे तो वहाँ पे हम आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। हालांकि आपको इस प्रश्न के उत्तर को लेकर काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वास्तव में आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। दूसरी बात, एक और चीज़, कि आप जब भी अपना उत्तर लिखें तो अपने उत्तर में ये एरो का उपयोग ना करें। आप यहाँ पे बिंदु डाला करें, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाला करें। क्लियर, जब आप ऐसे बिंदु डालते हैं तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। समझ गए। एक और बात कि आपसे प्रश्न पूछा गया समाज का, समाज में आपको इकोनॉमी को नहीं डालना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, समाज में आपको इकोनॉमी को नहीं डालना है। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, और ना ही राजनीतिक के बारे में आपको डालना है, सभा समिति विदत का प्रचलन। क्लियर, फिर आता है ये सारी चीज़ें, आप परिवार वगैरह ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। क्लियर, और यहाँ पे ये पॉइंट ये वाले हटा दीजिए। समझ गए। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का न केवल उत्तर मिला होगा बल्कि काफ़ी सारे नए पॉइंट्स मिले होंगे जिनको मेंशन करके आप अपना उत्तर काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।